बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ जो कल हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ जिसमें पाक फ़ौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब और उनके साथ दो ब्रिगेडियर्स दो मेजर साहिबान, एक नायक शहीद हुए हैं। वो बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जो रिलीफ़ का काम पाक फ़ौज कर रही है उसकी निगरानी कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों को भी और मुल्क में दीगर इलाकों में भी जहाँ जहाँ सैलाब और बारिशों ने तबाही मचाई है, इस मुल्क के हर आदमी की तवज्जो की ज़रूरत है। और इसी सूरत हाल को देख कर पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान में रिलीफ़ का काम शुरू किया और उसी काम के दौरान पाक फ़ौज के ये 6 ऑफिसर्स और जवान जो हैं कल शहीद हुए हैं। पूरी कौम उनकी फैमिलीज़ के दुख में शामिल है और इन शहीदों ने जो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की हैं, इसको पाकिस्तान की कौम का बच्चा बच्चा याद रखेगा और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता रहेगा। आज आपसे बात करने का जो दूसरा मकसद है, यकीनन सुबह से आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI की फ़ॉरेन फंडिंग के ख़िलाफ़ जो 2014 में एक केस फाइल हुआ था उस पर बिलाखिर फ़ैसला सुना दिया है। और उस फ़ैसले के नतीजे में, जिसकी बहुत सारी तफसीलात मेरे और आपके पास पहले से थी, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा एक फ़ैसला दिया जिसमें ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग वसूल करने का PTI के ऊपर जो इल्ज़ाम था उसको दुरुस्त माना, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी उसमें वो ये है कि इमरान खान ने बतौर सरबरा तहरीक इंसाफ, जो हर बरस जब वो अपने रिटर्न फाइल करते हैं, अकाउंट्स की तफसीलात देते हैं इलेक्शन कमीशन में, एक सर्टिफिकेट वो जमा कराते हैं कि ये जो तफसीलात मैं दे रहा हूँ वो दुरुस्त हैं। और वो जो हलफनामा दिया जाता है उसको इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो गलत था, वो झूठा था। और झूठा हलफनामा देने पर ये ख़ास तौर पे जो मीडिया के दोस्त हैं या जो असम्बलीज़ में लोग रहते हैं उनके इल्म में है कि इसकी सज़ा क्या होती है। झूठा हलफनामा देने पर एक नहीं दर्जनों कौमी असम्बली के अराकीन, सेनेट के अराकीन, सूबाई असम्बली के अराकीन नाअहल हो चुके हैं और लातादाद लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा चुका है। तो एक जो केस जिसका हवाला भी आज आया काफ़ी, कि 2016 में हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठे हलफनामे जमा कराए हुए हैं, उसकी बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, जिसमें इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब भी थे, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी थे और गालिबन फैसल अरब साहब थे, उन्होंने अपने फ़ैसले में ये कहा कि चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन ने उनके पास इमरान खान के जमा होने वाले हलफनामों को कानून के मुताबिक देखकर गलत नहीं कहा, लिहाजा जब वो ये फ़ैसला आ जाएगा तो उसके बाद इमरान खान की नाअहली को देखा जाएगा। तो अगर उस सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फ़ैसले को ही देख लें तो मेरी राय में इमरान खान इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए जा चुके हैं। अब अलग बात है कि एक रस्मी कार्रवाई होनी है, वो कब होती है वो देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है कि इमरान खान जो इस वक्त गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहा है, मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांट रहा है और लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी मुखालिफ सियासी जमातों पर कि कोई अमेरिका का एजेंट है तो पता नहीं कोई किसी और मुल्क का एजेंट है। इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद ही फैसले सादर फरमाता है और सज़ाएं भी खुद ही तय कर लेता है। लेकिन आज इमरान खान सर्टिफाइड ना सिर्फ झूठा साबित हुआ है बल्कि सर्टिफाइड उसकी पार्टी के ऊपर बैरूनी मुमालिक से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम साबित हुआ है, किसी और जमात के ऊपर साबित नहीं हुआ। सब पर इल्ज़ामात हैं। PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम 100% साबित हो चुका है
और उसमें भी सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जिन लोगों ने, जिन इदारों ने इमरान खान को फंड किया है, उसमें भारतीय भी शामिल हैं, उसमें इस्राएली और यहूदी भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों भारतीय इमरान खान को फंड करेंगे, पीटीआई को फंड करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इस्राएली एक पाकिस्तान की सियासी जमात को फंड करेंगे और उसको चंदा देंगे और उसको मजबूत करेंगे। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। और तो और कुछ अर्सा पहले इन्हीं कागजात की बुनियाद पर जब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा कराई कि उन्हें किन किन लोगों ने चंदा दिया है, उन्होंने अपने डोनर्स की पूरी फहरिस्त जमा कराई। उस फहरिस्त पर फिर पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की और उन लोगों से रब्ता किया, तो उसमें कोई 50% से ज़ायद लोगों ने ये कहा कि हाँ, हमने इमरान खान को चंदा दिया था, लेकिन हमने शौकत खानम के लिए दिया था, हमने चंदा पीटीआई के लिए नहीं दिया था। तो ये बात भी साबित हुई है जो हम बार बार कहते थे कि ये चंदा चोर है, ये खैरात चोर है, ये सदका चोर है। इमरान खान ने शौकत खानम के नाम पर जो अतिया लिया, लोगों ने ज़कात दी होगी, अपने मरूमीन के सवाब के लिए कुछ पैसे दिए होंगे कि लोगों का मुफ्त इलाज होगा, वो पैसा पीटीआई के ऊपर खर्च हुआ। फिर जो आरिफ नकवी साहब हैं, बड़े मारूफ, जिसके लिए इमरान खान ने कहा थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो पता नहीं क्या बेचारा जो है वो फंस गया, तो उसकी थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो कहानी है, उसने जब मैच करवाया बरतानिया में अपने ग्राउंड में, एक तो नाम मैं ले नहीं सकता हूँ कि पाकिस्तान के 2 शहरों से मंसूब जो क्रिकेट टीमों के नाम रखे गए वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। क्या पीटीआई का कोई शख्स ये कह सकता है कि जो नाम रखा गया फैसलाबाद का या पेशावर का वो ठीक था? इंतहाई शर्मनाक। मैं समझता हूँ कि तौहीन की गई है हमारे मुल्क की भी, और ख़ास तौर पे पेशावर और फैसलाबाद की और वहाँ रहने वाले लोगों की। अब जो पेशावर में पीटीआई के लोग हैं, जो फैसलाबाद में पीटीआई के लोग हैं, तो पूछे तो सही ना इमरान खान से कि ये नाम क्यों रखे गए, और फिर उन नामों पे इमरान खान ने खेला है किसी एक टीम की तरफ से। उस मैच में भी चैरिटी के नाम पर लोगों को बुलाया गया और चैरिटी के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया, और फिर वो पैसा पीटीआई को ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, ये अभी तक जितनी ये कहानी है जो चल रही है, ये 2013 तक की, इसलिए कि 2014 में तो केस फाइल हो गया था। ये सिलसिला उसके बाद भी चलता रहा है। ये पैसा जो चंदा जो पीटीआई ने इकट्ठा किया, जो अतिये के नाम पर, खैरात के नाम पर, ज़कात के नाम पर, शौकत खानम के नाम पर, किसी और नाम पर, और पीटीआई पर खर्च किया, ये पैसा रियल एस्टेट में भी इस्तेमाल हुआ है, और इस्तेमाल करने वाले इनके नामी गिरामी लीडर्स हैं। ये स्टोरियां मीडिया पे आ चुकी हैं कि किस तरह उस पैसे को रियल एस्टेट में अपना मुनाफा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये दूसरों पर तो इल्ज़ाम लगाता है, कभी किसी का वो कहता है कि जी पकोड़े वाला, तो किसी का कहता है धोबी, तो किसी का कहता है मोची। भाई सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे दफ्तर में, पीटीआई के दफ्तर में काम करने वाले 2 मुलाजिम, जिनकी तनख्वाहें शायद 15-20 हज़ार थी उस वक्त, उनके नाम पर अकाउंट खुले और इमरान खान ने उन अकाउंट्स में पैसा जमा कराने की इजाज़त और मंजूरी दी। अपने चपड़ासियों, नायब कासिदों के नाम पर अकाउंट खोल के करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में डाल दो तो वो जायज़ हैं और साबित हुए हैं। बाकियों के तो साबित नहीं हुए ना, ये साबित हुए हैं, और ये सर्टिफिकेट दूसरों को बांटता है। इमरान खान ने जो करप्शन की है, जो माली लूट मचाई है, वो तोशाखाना भी एक तस्लीम शुदा हकीकत है। उसने कहा कि हाँ मेरी घड़ियाँ थी, मेरी मर्जी जो करूँ। घड़ियाँ मिली और 14 करोड़ रुपए उसने एक घड़ी पे कमाए। और आपको याद है कि मैंने इस असेंबली में भी कहा था, मीडिया से भी कहा और कई लोगों ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा कि मुल्क का हर आदमी गरीब हो रहा है। ये इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया है कि उसकी आमदनी 5800% बढ़ गई है?
कि उसने 1 साल बीच में जो आया उसमें इनकम टैक्स ज़्यादा दिया है। वो तो बाद में खुला कि ये तोशाखाने का डाका था, जो उसने डाका मारा और अपना जो उसकी वेल्थ थी उसमें इजाफा हो गया। ये गोगी और गोगुओं की कहानी कोई खुफिया है? पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने तबादले नहीं हुए जितने पंजाब में इमरान खान और बुज़दार के दौर में हुए हैं। मैंने नहीं कहा, अलीम खान ने कहा, इसके अपने और लोगों ने कहा कि हर तबादले का रेट फिक्स था और वो पैसे दिए गए। कोई पूछे तो सही नहीं कि भाई गोगी को वापस क्यों नहीं बुला रहे हो? अगर वो बकौल तुम्हारे बड़ी मासूम है और रियल एस्टेट का काम करती है, वो तो कारोबार करती है, तुम्हारी बहन भी मशीनें चला चला के अरबपति हो गई, तो गोगी भी पता नहीं कौन से प्लाट पे बेच बेच के अरबपति हो गई। भाई उसको बुलाओ, यहाँ पेश करो ना कानून के सामने, जिस तरह तुम दूसरों से कहते हो कि कानून का सामना करो, अदालतों का सामना करो, इदारों का सामना करो, तहकीकात का सामना करो। ये गोगी कोई आसमान से उतरी हुई है? गोगी की तहकीकात क्यों नहीं होने दे रहा? ये गोगी को ये यहाँ वापस क्यों नहीं ला रहा? मैंने ये पहले दिन से कहा कि इमरान खान की जो सारी मुहिम है ना, वो गोगी बचाओ मुहिम है। और जैसे ही पंजाब में परवेज़ इलाही, जिसको ये डाकू कहता था, वज़ीर आला बना, तो पहला तबादला उस आदमी का किया गया, एंटी करप्शन को उस अफसर का किया गया जो गोगी की करप्शन की तहकीकात कर रहा था। मुझे तो ये तवक्को थी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने FIA में होने वाले तबादलों पर नोटिस लिया था और कहा था पूरी फहरिस्त पेश करो कि क्यों तबादले हुए हैं, मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि कोई और नोटिस लिया जाएगा और गोगी की तहकीकात करने वाले जो अफसरान का ट्रांसफ़र हुआ है उनकी सरपरस्ती की जाएगी, उनको रोका जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी कि आप इनकी तहकीकात करो, लेकिन नहीं हुई है। तो ये हमारा मुतालबा है कि इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग, भारतीय फंडिंग, इसराइली फंडिंग साबित हुई है। इमरान खान पर चंदा चोरी, ज़कात चोरी, सदका चोरी साबित हुई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है जिसके ऊपर आइन शिकनी साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने आइन को तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बनाए हुए सदर को कहा कि उसने आइन तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कहा कि उन्होंने आइन तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके वजीर कानून को कहा कि उसने आइन तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है, आइन शिकनी साबित हुई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने है, फॉरेन फंडिंग और करप्शन साबित हुई है। अब इसमें और क्या सबूत चाहिए कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन और कितने दिन लेगा या सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं, वो ये ना आ जाए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, चूँकि एक आया था कि शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान की समझ में नहीं आया था। हो सकता है कोई ऐसी राय आ जाए जिस तरह पिछले एक ऑर्डर में आया था कि जज अगर माजी में कोई गलती कर दे तो आगे चलकर गलती को ठीक कर सकता है, गलती करे तभी इमरान का फ़ायदा, गलती दुरुस्त करे तभी इमरान का फ़ायदा। कोई फिर ऐसी चीज़ ना आ जाए कि इमरान खान को चूँकि कानून का नहीं पता, आइन का नहीं पता, उसे नहीं पता था कि अगर बाहर से चंदा आता तो कोई जुर्म है, उसे नहीं पता था कि अगर चंदा जो है पार्टी के ऊपर इस्तेमाल कर लो तो ये जुर्म है, वो तो इनोसेंट आदमी है, मासूम आदमी है, तो इसको ज़रा मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने इस पूरे मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन बनकर सामने आया है। इमरान खान ने इस मुल्क की अदालतों को मुतनाज़ा बनाकर जजों के खिलाफ साजिशें की हैं। इमरान खान ने इस मुल्क की फ़ौज के खिलाफ साजिशें की हैं। उसने लड़ाई कराने की कोशिश की है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला है। इतना बड़ा माफिया, ये सबको कहता है ये माफिया। भाई इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है कि चेयरमैन नैब की वीडियो हथियाली एक, और उस वीडियो के बलबूते पर उसको उंगलियों पर नचाया, उसके ज़रिए अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनवाए, उसके ज़रिए उनको जेलों में डाला, उसके ज़रिए अपने लोगों को भी तंग किया। माफिया तो यही होता है ना कि सारी चीज़ें प्लान करके वो सारी चीज़ें ड्रामे करता है। भाई इसने सब चीज़ें की हैं। इमरान खान से बड़ा माफिया, इमरान खान से बड़ा मुल्क दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इमरान खान ये चाहता है कि वो रहे और वज़ीर आज़म रहे तो सब ठीक है। अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो फिर भाड़ में जाएँ अदालतें, भाड़ में जाए इलेक्शन कमीशन, भाड़ में जाएँ इदारतें, और खुदा न खास्ता इसने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इसने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम लग जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस आदमी के अंदर ना ही एहसास है, ना ही मुल्क की मोहब्बत है, ना ही इदारों की इज़्ज़त है, ना ही आइन की कोई इसकी कदर है। ये इस वक्त जो है
इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क को बर्बाद करने के मिशन पर है। और ये मिशन ज़ाहिर है कि जो उसको फंडिंग करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको पालते हैं, जो उसको पीछे खड़े हैं, वो इसके साथ हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की मोहब्बत में तो नहीं है ना। भारतीय क्यों फंडिंग करते हैं भाई, इसराइली क्यों फंडिंग करते हैं? सवाल है बहुत बड़ा ये, और साबित हुई है। और अब ये ड्रामे करेंगे और बहाने करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो है तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो मुतालबा करता हूँ वफाकी हुकूमत से भी, भाई आप GIT बनाइए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने और GITs बनाई थी। एक GIT बनाइए, और 2013 के बाद से जो इन्होंने फाइनेंसिंग की है, जो इनको पैसे मिले हैं, जो PTI ने घपले किए हैं, उन सब की तहकीकात करवाएं। तो वो होश रुबा इंकशाफात सामने आएंगे कि पाकिस्तानी कौम हैरान और परेशान रह जाएगी कि ये झूठा आदमी जो हर वक्त इस्लामी टच देता है हर चीज़ के अंदर, जिसको कलमा कभी उसने पूरा नहीं पढ़ा, जिसने कभी कोई एक बात सही नहीं की, और कभी कहता है मुझे छोड़ने वाले भी शिरक कर रहे हैं। अब ये कल ये भी आएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो तीनों मेंबरान हैं वो भी मुशरिक हैं। वो ये भी कह देगा कल को कि कोई आरिफ नकवी के खिलाफ बकवास कर रहा है, बोल रहा है, वो भी मुशरिक है, उसने भी शिरक किया है। तो इस अंदाज में मज़हब का इस्तेमाल करना और अपनी तशरीआत देना, अपने घर देना मज़हब के हवाले, ये मैं समझता हूँ कि मज़हब को भी इसने बदनाम करने के रास्ते पर है। हर काम ये इमरान खान वो कर रहा है जिससे हमारे मुल्क में मज़हब को, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचे। अच्छा सईद भाई, ये भी कहा जा रहा है कि CPEC को भी किसी मुल्क के कहने पर खान साहब ने जो है नुकसान पहुँचाया, उसके मंसूबे जो है उनको उसकी रफ्तार की चाइनीज भाग गए। तो ये कौन से ममालिक है? इसराइल, इंडिया के अलावा भी एक दो के नाम आ रहे हैं ममालिक। देखिए, ये तो सबके इल्म में है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने CPEC का आगाज़ किया, उसकी बुनियाद डाली, और नवाज़ शरीफ साहब की जब हुकूमत आई तो उन्होंने उस मंसूबे को आगे बढ़ाया। और कोई खुफिया नहीं था, खुल्लम था, एक इन्वेस्टमेंट थी बहुत बड़ी पाकिस्तान में जो होनी थी। और ये भी सब जानते हैं कि जब इमरान खान आया तो CPEC को उसने डैमेज किया। और मैंने नहीं कहा, इसने खुद बाद में एक जो अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया, उसने भी कहा कि ये चीज़ें इस तरह हुई हैं जिससे CPEC के मंसूबे को नुकसान पहुंचा है। मुराद सईद ने इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें की जिससे उस मंसूबे को नुकसान पहुंचा। एक और जो हमारे कराची के थे, जो एडवाइज़र हैं इनके बने हुए थे कॉमर्स के, रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने भी कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे और पता नहीं क्या क्या हुआ, उससे भी नुकसान पहुंचा। तो इमरान खान को मैंने आपको बताया ना, ये इस वक्त मुल्क दुश्मनी पर तुला हुआ है। और सवाल ये है, कोई भी मुल्क इसके अंदर हो, जो आदमी इसराइलियों से और भारतीयों से पैसे ले रहा हो, आप ये मुझे बताइए कि वो कैसे हुब्बुल वतन हो सकता है, वो कैसे मुहिब वतन हो सकता है, वो कैसे पाकिस्तान का खैर खा हो सकता है। उसको ज़रूर कोई ना कोई एजेंडा दिया गया होगा और ये उस पर काम कर रहा है, उस पर आज भी गामज़न है। आज भी वो चाहता है कि इस मुल्क की मईशत ठीक ना हो। मैंने नहीं कहा, इनके अपने लोगों ने कहा कि आने वाली हुकूमत के रास्ते में इसने सुरंगें बिछाई हैं। भाई सुरंगें हुकूमत के रास्ते में नहीं बिछाई हैं, सुरंगें इसने मईशत के लिए बिछाई हैं, सुरंगें इसने पाकिस्तानी कौम के लिए बिछाई हैं। जो आदमी मुल्क की मईशत को बर्बाद करने पे तुल जाए, आप उसको कैसे उपलब्ध कह सकते हैं? जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला और दीगर फैसले, पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा है। विफाकी हुकूमत अगर इस पर अमल दरामद नहीं करती है, ताकीद करती, पीपल्स पार्टी का क्या फैसला होगा? दूसरी बात, चैरिटी के नाम पर जो फंड लिए गए वो 2015 सालों में दर्जनों मरतबा कराची में भी हुआ। PTI की और शौकत खानम की फंडिंग, सिर्फ में कानून मौजूद है चैरिटी फंड कमीशन का, आज तक सिर्फ हुकूमत ने क्या एक्शन नहीं। देखें, एक तो जो पहला सवाल आपका था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बड़ा तवील है, मैंने कोशिश की कि मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ सका। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको शोकाज दिया है और उनसे जवाब तलबी की है। अब ये यकीनन उसका जवाब देने में भी बहुत हीले बहाने करेंगे, जिस तरह उन्होंने 8 साल इसके ड्रैग किया था। यकीनन वो अदालतों में जाएंगे ताकि वो जवाब न दें, जितना मैक्सिमम टाइम ये गेन कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि इन्होंने गलत काम किया है, फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी तौर पर इन्होंने ली है। मैंने ये खुद मुतालबा किया, मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन सा ऐसा इदारा है जो सिर्फ इसकी तहकीकात करेगा, चूँकि ये बाहर से फंडिंग आई है और सिर्फ कोई सूबाई महकमा या इदारा जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, इसराइल से जाकर कोई ख़त किताबत करे, उनसे तफसीलात मांगे। इसके लिए आपको स्टेट बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको FIA की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको शायद और इदारों की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैंने ये मुतालबा किया है कि GIT बनाई जाए और GIT में तमाम इदारों के नुमाइंदे हों और वो फिर
तमाम तफसीलात जिन जिन मुल्कों से लेनी हैं वो ले लें। लेकिन देखें, इस मुल्क में जो चंदा आप इकट्ठा करते हैं ना, और वो आप फलाई काम के लिए कहीं और इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक जुर्म है। लेकिन उस बड़े जुर्म के मुकाबले में ये छोटा जुर्म है कि आप इंडिया से पैसे लें, आप इसराइल से पैसे लें, वो जो है ना छोटा जुर्म है। और अगर कोई अमेरिका से आपको पैसे दे रहा है, बरतानिया से पैसे दे रहा है, वहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं। वहाँ आप इस तरह से फंडिंग नहीं कर सकते किसी को, आपको एग्जैक्ट वजह बतानी पड़ती है कि आप क्यों कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। वहाँ अगर चैरिटी के नाम पर पैसा लिया गया तो उसको चैरिटी पे लगना चाहिए। अब किसी को क्या पता कि सबसे ज़्यादा चैरिटी का मुस्तहक जो इमरान खान था, सबसे ज़्यादा चैरिटी का मुस्तहक जो है वो पीटीआई थी, सबसे ज़्यादा चैरिटी की मुस्तहक अलीमा खान थी। तो अगर वो पैसा उस पर इस्तेमाल हुआ है तो ना सिर्फ ये कि इनसे सवाल जवाब होगा, बल्कि उन लोगों से भी। आरिफ नकवी जो अमेरिका नहीं जाना चाहता है, उसकी वजह यही है कि आरिफ नकवी से वहाँ ये सवालात होंगे कि तुमने जो अरबों डॉलर मुख्तलिफ इन्वेस्टर से लिए थे, वो पैसा तुमने कहाँ कहाँ दिया है। वो तफसीलात जब सामने आएंगी और वो पैसा गैर कानूनी जगहों पर इस्तेमाल हुआ होगा, तो उसकी सख्त तरीन सज़ाएँ आरिफ नकवी को भी मिलेंगी और फिर उसके जो बलूंगड़े हैं, जो उस पैसे पर पले हैं, उनको भी मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक कम्प्रीहेंसिव तहकीकात की ज़रूरत है, जो 13 से बाद में है। तो 13 से पहले की बात ही नहीं, हो गया। 13 से बाद देखना है कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया। मैं तो कहता हूँ इमरान खान को जेल में डाला जाए। ECL तो मुल्क से बाहर जाने की बात है, उसको तो जेल में डालना चाहिए, इसलिए कि उसके ऊपर इंडिया की और इसराइल की फंडिंग साबित हो गई है। 13 बेनामी अकाउंट भी शो किए गए, क्या उसकी भी तहकीकात? देखिए, वो तो साबित हुआ है और स्टेट बैंक ने जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन से शेयर की, उसमें बताया कि जी ये अकाउंट्स इनके हैं, और जो अकाउंट ये वो अकाउंट हैं जो PTI ने इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए थे। आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि PTI जब अपने अकाउंट्स की तफसीलात सबमिट करती थी ना इलेक्शन में हर साल, तो वहाँ अकाउंट कम बताए जाते थे। लेकिन जब ये तहकीकात शुरू हुई तो उन्होंने हर साल अपने अकाउंट्स में इजाफा किया, कुछ कुछ बताते गए, लेकिन आखिर में भी कोई 11 या 13 अकाउंट उन्होंने नहीं बताए। स्टेट बैंक ने बताया, जिसको उन्होंने ये कहकर रद्द करने की कोशिश की कि ये अकाउंट हमारी इजाज़त के बगैर खुले। भाई आरिफ अलवी अकाउंट चला रहा था, समर अली खान जो MP था वो अकाउंट चला रहा था, इमरान इस्माइल अकाउंट चला रहा था, और इनके सारे मोतबर नाम थे, वो सारे इनके जो अकाउंट चला रहे थे। अब इन लोगों ने अगर अकाउंट तुम्हारी मर्जी के बगैर चलाया तो भाई तुम इनको जेलों में डलवाओ ना, कि इन्होंने PTI का जो पैसा था, जो PTI का फंड था, जो PTI का अकाउंट था, गलत बनवाया। वो तो नहीं किया इन्होंने। ये सारे मिले हुए हैं। सारी करप्शन इमरान खान की मर्जी से हुई है, सारी लूटमार, सारी फंडिंग इमरान खान की मर्जी से हुई है, और ये बाकी सारे ज़ाहिर है। ये तो आपको पता नहीं इमरान डूस का जो तरीक़ेकार होता है वो। दहशतगर्दी में मुलव्वस अक्सर लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने भारत से पैसे लिए या भारत से मदद हासिल की। क्या आप इमरान खान को दहशतगर्द करार देंगे? दूसरी ये बात है कि आरिफ नकवी पर इल्ज़ाम लगते हैं। अब फंडिंग का फैसला आ चुका है, तो क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक भी एक दहशतगर्द से वापस ली जाएगी? देखें, इमरान खान को जब मैं कह रहा हूँ ना कि वो वतन दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान के इदारों का दुश्मन है, भारतीय एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, वो पैसे ले रहा है उनसे। तो मेरे भाई, दहशतगर्दों पे यही चीज़ें होती है ना। ये खुद जाके बम नहीं फाड़ता, लेकिन बम फाड़ने वालों का वकील तो बनता रहा है। तो ये इमरान खान भी उन्हीं संगीन इल्ज़ामात की जद में है और वो इल्ज़ामात साबित हुए हैं। दूसरी जो बात आपने की के इलेक्ट्रिक की, देखें के इलेक्ट्रिक का हमेशा कराची के साथ एक बड़ा मसला रहा है, और ये मुतालबा उस वक्त से हम करते रहे जब ये प्राइवेटाइज हुई थी। उस वक्त भी हम इसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन ये हो गई। अब वो रिकॉर्ड आपको उठा के देखने की ज़रूरत है कि जो पैसा आरिफ नकवी ने इमरान खान को दिया किसी भी ज़रिए से, उसके बदले में आरिफ नकवी को क्या क्या सहूलियात इमरान खान ने फ़राहम की हैं, और वो चीज़ें भी रिकॉर्ड पर हैं कि के इलेक्ट्रिक के अरबों रुपए मुख्तलिफ जो हेड्स हैं उसमें वो माफ़ किए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर कोई उस वक्त कार्रवाई करना चाहता था के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, तो उसको रोका गया है। तो ये एक तो पूरी ऐसा कनेक्शन है जो खुल के सामने आ गया है कि ये मिलजुल के सारा धंधा चल रहा था। और अब यही है हमारा मुतालबा कि भाई इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, आरिफ नकवी हो जैसे कोई और लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू जी।